तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सिद्धू मूसेवाला केस के साथ जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने एक और अहम फैसला किया है। हमेशा की तरह जो हर संडे को, एतवार को अपने घर में या सिद्धू मूसेवाले की यादगार पे जो हज़ारों की भीड़ हर संडे को मूसा गांव पहुंचती थी, उनको बलकौर सिंह संबोधन किया करते थे, अपनी बातें किया करते थे, उनका शुक्रिया अदा किया करते थे और उनकी धर्मपत्नी भी कभी कभी अपने दिल का दर्द बताया करती थी। लेकिन ये आने वाले संडे से, आज के 3 दिन के बाद, सिद्धू मूसेवाला परिवार का कोई भी शख्स ऑडियंस को संबोधन नहीं करेगा। उन्होंने चुप रहने की कसम खाई है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के 5 मिनट पहले मेरी बात सरदार बलकौर सिंह से हुई। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब वो ऑलरेडी सिस्टम को, सरकार को, पुलिस को एक अल्टीमेटम दे चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्हें नहीं लगता कि उसके बाद उनको कुछ और बोलना चाहिए। इसलिए ये आने वाले एतवार से लेके आगे 1 महीने तक वो पब्लिक से संबोधन नहीं करेंगे। सिर्फ हाथ जोड़ के आए लोगों का धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे और वापस चले जाया करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। क्या गुजरती होगी उनके दिल के ऊपर, कितना बड़ा पत्थर उन्होंने दिल पे तो रखा था, अब ज़ुबान को भी ताला लगा लिया है। बहुत कुछ सोच रहे होंगे। मैंने ज़्यादा कुरेदा नहीं, मैं नहीं चाहता था कुछ और बातें करके उनको और तकलीफ़ दी जाए, लेकिन उनके इस फैसले से मैं सहमत हूँ। जब आपकी बात सुनी ही नहीं जानी तो बार बार कहने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि अल्टीमेटम के बाद वो कोई और अपील या कोई और एक्शन की मांग नहीं करेंगे। वो इस मुद्दे को अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाने की सोच रहे हैं। एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की जा रही है कि इस मुद्दे को अभी पंजाब से हटा के दुनिया भर में कैसे ले जाया जाए। बहुत बड़ी बात है, विचार होगी, मिलेंगे, बैठेंगे, बात भी करेंगे। और भी बहुत से लोग उनके टच में हैं दुनिया भर से, किसी ना किसी तरीके से। मैं उनको एक सलाह देने वाला हूँ, मैं मिलूँगा भी, उनसे बात भी करूँगा, लेकिन आपसे मैं वो शेयर कर सकता हूँ क्योंकि उसमें आपको बताने का कोई नुकसान नहीं है। जितने लोग उनके गांव पहुंचते हैं, घर जाते हैं, उनका वो जो मीटिंग ग्राउंड है, वहाँ पे जो लोग एकत्र होते हैं, और इसी तरह जो गांव के बाहर बाहर यादगार बनी है, वहाँ पे हज़ारों लोग हर महीने जाते हैं, रोज़ भी जाते हैं, संडे को ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ मेज़ कुर्सियाँ लगा के वॉलंटियर बैठाए जाएं जो नोटबुक लेके बैठें और आने वाले हर शख्स का नाम, गांव का नाम या शहर का नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर नोट करके रखें और उनके सिग्नेचर करवाएं। 1 लाखों की पटिशन 1 महीने में तैयार हो जाएगी, जिसको पूरी सरकार को, सिस्टम को पेश किया जाएगा 1 महीने के बाद कि ये देखिए, ये मांग सिर्फ हमारी नहीं, इन लाखों लोगों की भी है। अब इसमें कोई नुकसान नहीं है, हम कानून के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहे, इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ नहीं कह रहे, चुप करके काम करेंगे। लोग आते हैं मिलने, वो थोड़ा लाइन में लगेंगे, 10-15 मिनट वॉलंटियर ज़्यादा बैठा दिए जाएंगे और उनकी एक, जिसको हम पटिशन कहते हैं, और इसी किस्म की अपील दुनिया भर के लोगों को की जा सकती है कि जहाँ जहाँ अपने शहर में वो रहते हैं, इसी तरह की एक साइंड पटिशन, ऑनलाइन पटिशन का कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है
कि बहुत से लोग उसमें ये इतराज़ कर देते हैं कि ऐसी पिटीशन मैनिपुलेटेड होती हैं, लेकिन जब एक शख्स एक ख़ास जगह पे जाके अपने हाथों से अपने दस्तखत करके आता है, सिग्नेचर करके आता है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको एक लेजिटिमेसी मिलती है, एक उसको सच्चाई सामने नज़र आती है कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई फेर बदल नहीं है, कोई उल्ट बुनत नहीं है। तो ये एक नया एक विचार है। मैं सिद्धू परिवार से बात करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि वो मेरे सुझाव को मान लेंगे। और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आप आने वाले 2-4 दिन में अपने कमेंट्स इन्हीं कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, ताकि हमें आपका फीडबैक मिले और उसको लेके हम आगे बढ़ सकें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लड़ाई लंबी है, लड़नी पड़ेगी। अगर जीत कभी भी ज़िंदगी में इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये मूसा परिवार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर थी। दूसरी खबर इसी केस के साथ जुड़ी हुई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उन्होंने पंजाबी के 2 बड़े सिंगर से आज 5-5 घंटे अलहदा बिठा के पूछताछ की है। दिलप्रीत ढिल्लों और मनकीरत औलख, इन दोनों से लॉरेंस ग्रुप को लेके पूछताछ हुई है। इसी तरह इसके अलावा जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं दुबई में और दूसरे देशों में, उनकी जानकारी प्राप्त करने की भी कोशिश NIA ने की है, ऐसा सूत्रों से खबर आ रही है। क्योंकि ये दोनों शख्स बहुत सालों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी माने जाते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत थोड़ा पहले, 1.5-2 महीने पहले, और उसके पहले भी ये मामला बहुत चर्चा में रहा है। जब लॉरेंस बिश्नोई रोपड़ जेल में बंद था, तो इन सिंगर्स ने एक वहाँ पे अखाड़ा लगाया था, एक मनोरंजन प्रोग्राम जेल में ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इन्होंने जो पोस्ट डाली बाद में सोशल मीडिया पे, उसमें लिखा हुआ था कि हमारा भाई लॉरेंस बिश्नोई जल्दी छूट के जेल से बाहर आ जाए, हम उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पुरानी दोस्तियां हैं इनकी। इसी तरह और कुछ लोग हैं और बड़े सिंगर जो अभी तक चुप्पी साध के बैठे हैं। मान सकते हैं कि उनकी सिद्धू मूसेवाला से कोई अनबन होगी, कोई प्रोफेशनल डिस्प्यूट्स होंगे, जेलसी भी हो सकती है, लेकिन एक उनके साथ उनके फील्ड का काम करने वाला सिंगर इतना ब्रूटली मार दिया जाता है और इन सिंगर्स के मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकली। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो ये उन लोगों से मिले हुए हैं जिन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। दूसरी बात, ये लोग ऐसे लोगों से डरते होंगे। गैंगस्टर से हर आदमी डरता है, शरीफ आदमी ज़्यादा डरता है, प्रोफेशनल आदमी और ज़्यादा डरता है, पैसे वाला बहुत ज़्यादा डरता है। तो उस डर से डरते हुए इन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला। तीसरी बात, शायद इनको कहीं अंदर सिद्धू मूसेवाला के मरने का कोई अफसोस नहीं है। ये चाहते थे कि वो जिंदा ना रहे। चाहने का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने मरवाया है या कुछ उनकी कॉन्स्पिरेसी है या कुछ है, लेकिन दिलो दिल में अंदर से उनको ये खुशी हुई होगी कि सिद्धू मूसेवाला नहीं है तो हमारे रास्ते का एक कांटा साफ हो गया। बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो दिलो दिल बहुत खुश हैं, लेकिन ये कोई प्रोफेशनल आचार नहीं है, प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं है। एक ही फील्ड के लोगों में से अगर एक आदमी का इतनी बेरहमी से कत्ल होता है तो सबकी एक मॉरल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी घटनाओं का विरोध करें। अकेले नहीं कर सकते तो मिल के करें। बड़ी अजीब लगता है जब इतने बड़े कलाकारों की संस्था, आर्टिस्ट जो थिएटर आर्टिस्ट संस्था है,
पंजाब के कलाकारों की संस्थाएं हैं, किसी ने भी खुल के सिद्धू मूसेवाला के हक में बोलने की हिम्मत नहीं की। ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है इन्वेस्टिगेटर्स को भी कहीं ना कहीं इस बात का नोटिस लेना चाहिए। वो लोग जो सिद्धू मूसेवाला के प्रोफेशनली खिलाफ थे, प्रतिद्वंदी थे, कंपीटीटर थे, लेकिन उनकी कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट तो सिद्धू मूसेवाला के साथ नहीं थी, गैंगस्टर के साथ हो सकती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि गैंगस्टरों के साथ, बबिया गैंग के साथ सिद्धू मूसेवाला का कोई ना कोई तालमेल था, लेकिन अब लाखों रुपए खर्च करके पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के फ़ोन को एप्पल से अमेरिका भेज के ओपन करवाया, उसका डाटा कलेक्ट किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे ये पता लगे कि सिद्धू मूसेवाला के किसी किस्म के भी गैंगस्टर से कुछ अलग थे या उसकी मोबाइल पे, फ़ोन पे बातचीत होती थी। अगर होती ऐसी बात तो पुलिस ने अभी तक जरूर बताया होता, क्योंकि ये बताने से पुलिस का काम बहुत आसान हो जाता। पुलिस ने एक बात कहनी थी, देखिए हमें उसके फ़ोन से जो सबूत मिले हैं कि वो फलां गैंगस्टर के टच में था और इसलिए ये गैंगवार का नतीजा है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन उसी तरफ जा रही है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात पुलिस ने आज तक नहीं कही, जिससे निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि उनके पास कोई ऐसा सबूत, तथ्य नहीं है जो सिद्धू मूसेवाला के गैंगस्टर के साथ रिश्तों को लेके सामने आ सके। तीसरी बात, ये सिंगर्स अभी 6-7 और सिंगर्स को NIA और SIT दोनों अलग अलग बुला सकते हैं। अच्छी बात है। जब आपको किसी केस की तह तक जाना होता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ी नहीं जा सकती। इन लोगों का कोई रोल निकले नहीं निकले, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को और सिद्धू फैमिली को ये तसल्ली होगी कि पुलिस ने अपना काम किया, कुछ नहीं निकला दूसरी बात है। हो सकता है निकल भी आए, क्योंकि कई बार सच्चाई वहाँ से निकल आती है जहाँ आपने कहीं सोचा भी नहीं होता है। जहाँ शक की सुई नहीं जाती है वहीं से कोई ना कोई सुराग निकल आता है, जो इन्वेस्टिगेशन को बहुत दूर तक ले जाता है। तो ये उनकी जो पिछले 2-2.5 सालों की मूवमेंट है, उनके जो 2-2.5 सालों का लेन देन है, 2-2.5 सालों में उनका जो बिजनेस, जो उनकी डीलिंग्स हुई हैं, वो सामने आनी चाहिए। उनको अगर बारीकी से परोला जाए, उनको बारीकी से देखा जाए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर सामने आएगा, ऐसा इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं और वो लोग जो इस केस के जानकार हैं उनका ऐसा मानना है। तो ये 2-3 बड़ी बातें आज के दिन में सिद्धू मूसेवाला केस को लेके सामने आ रही है। चौथी बात जो बहुत चौंकाने वाली है, आज और कल 2 दिनों से मध्य प्रदेश में सट्टा बाज़ार के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन काफ़ी जिलों में चल रहा है। बहुत से ऐसे लोग जो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, उनका इस इलीगल धंधे में, ऑनलाइन बैटिंग में काफ़ी रोल सामने आ रहा है। उसी सिलसिले में एक बात सामने आई कि पंजाब के बहुत सारे गैंगस्टर पैसे का लेन देन, जिसको हम हवाला कहते हैं, मनी ट्रांसफ़र कहते हैं, इलीगल वे से, उसका लेन देन इलीगल बैटिंग लाइन से, चैनल से कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नाम भी बताए, उन पे थोड़ी पड़ताल जारी है। कौन कौन सी ऐसी ऑनलाइन बैटिंग कंपनीज़ हैं जो पंजाब के गैंगस्टर के साथ मिल के बिजनेस कर रही, पैसे का लेन देन यहाँ से बाहर कैसे जाता, ख़ास तौर पे दुबई से। बहुत सी कंपनियाँ दुबई से बैठ के ऑपरेट कर रही हैं और दुबई से वो पैसा हिंदुस्तान कैसे आता है, कैसे जो ऑनलाइन बैटिंग सिस्टम वाले अपना चैनल प्रयोग करके, इस्तेमाल करके उस पैसे को इधर से उधर कर रहे हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात आज की, हरिंदा जो पाकिस्तान में बैठा है,
वो शख्स जिसके ऊपर पंजाब पुलिस और NIA ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला है कि वो एक टेरर आउटफिट चलाता है और पाकिस्तान में बैठा है, ISI के टच में है। अब अगर आपने पंजाब के सीन को, जो जानकार लोग हैं, अगर उनको आप उनकी बात माने, तो जब से रिंदा पाकिस्तान पहुंचा है हिंदुस्तान छोड़ के, उसके बाद क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। ड्रोन्स का आना जाना और बढ़ गया है, ड्रग की सप्लाई और बढ़ गई है, और हथियारों की सप्लाई पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। कारण रिंदा एक पंजाब के गैंगस्टर्स और जो आतंकवादी हैं उनकी एक चलती फिरती डायरेक्टरी है, सबके टच में है, वो सबको जानता है। तो एक रेडीमेड लिस्ट, एक रेडीमेड आर्मी जो उसके टच में है पंजाब के बॉर्डर एरियाज में, ख़ास तौर पे गैंगस्टर्स में जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सब के टच में रिंदा पहले भी था, आज भी है। और उसने वो पूरे का पूरा डोजियर जो था, जिसको हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो ISI के हवाले कर दी। अब ISI का काम आसान हो जाता है जब आपको पता है कि आपने ड्रोन अमृतसर के कौन से बॉर्डर विलेज में किसके पास भेजनी है, या वो सामान जो ड्रोन लेके जाएगी उसकी डिलीवरी कौन लेगा, और वहाँ से एक चेन शुरू होती। ड्रग की खेप ज़्यादा आने लगी हैं, हथियार आने लगे हैं, दोनों चीज़ें आने वाले दिनों में पंजाब की सुरक्षा, सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो वो लोग जो पहले डिलीवरी लेते हैं इन खतरनाक चीज़ों की, ड्रग की और हथियारों की, उसके बाद उसको थोड़े दिन स्टोर किया जाता है। वो अपने घर में तो रखते नहीं, कभी भी रेड हो सकती है, स्टोर कहीं और की जाती है, वो दूसरा एलिमेंट आ जाता है, वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके, कोई कार जाएगी, मोटरसाइकिल जाएगा, बस में सवारी बन के आएंगे, या किसी तरह से तरीके से ट्रकों में बैठ के आ सकते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो सकता है, किसी तरीके से भी इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। वो तीसरी चेन हो जाती है। चौथी चेन वो बनता है जो आदमी इसको रिसीव करता है, वो नेक्स्ट पड़ाव है, नेक्स्ट कड़ी है। उसके बाद वो ड्रग जो नीचे परचून में जाती है, रिटेल में जाती है, वो बड़ी कड़ी है, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो स्ट्रीट्स में पहुंचता है, गांव-गांव में पहुंचता है। उसका नाम आजकल ड्रग के धंधे में लोगों ने ग्रामीण रखा हुआ है, जहाँ एक एक ग्राम, आधा आधा ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ड्रग बिकती है, उनको ग्रामीण लोग कहा जाता है। रूरल एरिया जैसे हम कहते हैं, गांव में रहने वाले ग्रामीण। लेकिन ड्रग ट्रेड के धंधे में, इनके ड्रग के धंधे में इन लोगों ने ग्रामीण उन लोगों का नाम रखा हुआ है जो 1-1, 2-2, 3-3 ग्राम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो ये चेन है जो पूरी की पूरी 1 लाख के सामान को 100 लाख का, 1 करोड़ का बना देती है। वो जो बीच में पैसा जो जनरेट होता है वो कहाँ जाता है, कौन लोग हैं जो उस पैसे को कंट्रोल करते हैं, और उनके पास वो पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वही पैसा ड्रग के धंधे से कमाया हुआ किसी न किसी तरह से दुबई और दूसरे देशों में भेजा जाता है, जहाँ सब बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। नए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का इस्तेमाल एक तरफ किया जा रहा है, और तीसरी तरफ क्रॉस बॉर्डर साधनों से ये चीज़ें बड़ी मात्रा में मंगवाई जा रही हैं। तो पूरा गैंगस्टर का नेटवर्क जो अभी पाकिस्तान में बैठे रिंदा के हाथ में है, उसको तोड़ना पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के लिए और NIA के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि ऑलरेडी इस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट कब आएगा
वो देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।